जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भाग्य श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नई ऊर्जा के साथ, और मुझे आशा है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। विषय चल रहा है उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। लगभग उत्तर प्रदेश के लोकल लॉ से संबंधित मैंने 25 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया उसको ज़रूर जाके आप लोग देखें। और कुछ मेरे शुभचिंतकों का फ़ोन आ रहा था कि कहीं बीच में वीडियो आना बंद हो जाता है, तो मेरा ये वादा है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित, चाहे वो हायर जुडिशरी का है या लोअर डिवीज़न का है, मैं समग्र रूप से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। 1-2 दिन विलम्ब हो सकता है, लेकिन आप लोग यूट्यूब चैनल पर बने रहें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना तुरंत आपको मिल जाए। और जिस प्रकार से आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा भी उत्साह बना हुआ है। और पुनः मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि समग्र रूप से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं कि आप लोग को पढ़ने और समझने में भी सहूलियत होगी और हमें बनाने और अपलोड करने में भी सहूलियत होगी। आते हैं विषय पर गतांग से आगे। अध्याय 8 धारा 26A और 26B। पिछले बार जब उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी की एग्ज़ाम हुई थी, प्री एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बने थे, मेंस में भी और प्री में भी। और बहुत ही ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इन सब धाराओं का महत्व बढ़ जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, प्री के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के भी लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं धारा 26A। धारा 26A में लगभग 13 उपधाराएँ दी गई हैं और धारा 26B में लगभग 6 उपधाराएँ दी गई हैं। धारा 26A में अतिक्रमण की बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वो परमिशन ले करके या परमिशन के बिना किसी लैंड पे जो सार्वजनिक भूमि हो या जो खुद की भूमि हो, उसके सामने मकान के सामने कोई नाला हो, उस पर यदि कोई अतिक्रमण कर देता है तो उसके बारे में विकास प्राधिकरण द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और ये भी बताता है कि यदि उससे कोई क्षुब्ध व्यक्ति है तो 26B में उसको क्या रेमेडी मिलेगा। पुनः धारा 26A में भी यदि कोई धारा 26A के उपधारा 5 के अधीन कोई संपत्ति समर्पण कर ली जाती है तो उसको क्या रेमेडी मिलेंगे। और यदि धारा 4 में भी यदि उसको हटाया जाता है तो जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनको क्या रेमेडी मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का चर्चा हम करेंगे। आते हैं, देखते हैं धारा 26A का जो उपधारा 1 है वो ये बताता है कि कोई व्यक्ति बिना परमिशन के, यदि कोई व्यक्ति चाहे वो नाला हो या सार्वजनिक भूमि हो, उस पर यदि अतिक्रमण कर लेता है तो उसके संबंध में बताता है कि उसको 1 वर्ष का कारावास हो सकेगा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। और ये जो है जो अपराध होगा ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होंगे। इसके बाद ये उपधारा 3 ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति परमिशन लेने के पश्चात यदि उसका अतिक्रमण बनाए हुए है, जैसे मान लीजिए उसको किसी पर्पस से परमिशन मिला और उस परमिशन के समय सीमा के बाद भी वो बनाए हुए है, क्योंकि बिना परमिशन के तब माने जाएंगे जैसे 10 दिन का कोई परमिशन लिया, 1 महीने का परमिशन लिया, उसके लिए शुल्क जमा करना पड़ता है और 1 महीने के बाद भी वो ऐसे ही कार्य कर रहा है तो माना जाएगा कि परमिशन लेने के बाद भी उपधारा 3 में उल्लंघन कर रहा है। तो उसके लिए 1 मास तक की सज़ा का प्रावधान है और जुर्माना 2,000 रुपये तक का जो प्रावधान है। और उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति बना रहा है तो उसमें अतिक्रमण को हटाने की बात उपधारा 4 में कही गई है, लेकिन उसमें ध्यान दिया जाएगा कि जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं यदि उनके द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है तो उस पर उनको पहले पुनर्वासित किया जाएगा, उसके बाद कोई बात की जाएगी। और कमज़ोर कौन होगा उसके लिए अलग से डिफाइन किया गया है इसमें कि कौन व्यक्ति कमज़ोर होंगे। और उसके बाद से फिर ये कह रहा है कि यदि कोई वो भूमि है जिसका अतिक्रमण किया गया है या जिसके बाबत कोई परमिशन ली गई है, उससे संलग्न कोई भूमि है जो अनधिकृत रूप से है, जो सर्वेक्षण के समय अधिकारियों द्वारा पाया गया है, तो उस संपत्ति को या तो समर्पित कर लिया जाएगा या कुर्क कर लिया जाएगा। और कुर्क करने और समर्पण करने के लिए भी उसको सूचित किया जाएगा, जो उसके मेन ओनर हैं, जो उसके मुख्य मालिक हैं, उनको सूचना दी जाएगी और सूचना देने के पश्चात फिर ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पुनः धारा 7 और उपधारा 7 और 8 में ये बातें कही गई हैं कि यदि कोई समर्पण हो जाता है तो उसकी अपील की जा सकती है। अपील कहाँ होगा? ये जिला न्यायाधीश के न्यायालय में होगा और जिला न्यायाधीश उन सारे प्रक्रियाओं को अपनाएंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता का जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। जैसे कि समन की तामील किया जाना, साक्ष्य को लिया जाना, फिर उनका शपथ पर साक्ष्य लिया जाना, परीक्षा किया जाना, वो सारे प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा और उसके बाद जो निर्णय होगा उनका अंतिम होगा। और 26ख ये बताता है कि जो 26A में वो धारा 4 के तहत जो अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है और उससे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए फिर वो अपील दायर कर सकता है। अपील का वही प्रक्रिया है, जिला न्यायालय के यहाँ दायर किया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से दायी है, खासकर जैसे विकास प्राधिकरण का कोई व्यक्ति दायी है, अगर उसके विरुद्ध ये आवेदन दिया गया 26ख में और जिला न्यायाधीश द्वारा किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति अवार्ड किया जाता है तो उसके व्यक्तिगत सैलरी से वो काटा जाएगा, यानी वसूल नहीं होगा। और उसका भी बताया गया है कि धारा 26B में कि जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। अब हम लोग देखते हैं धारा 26A में एक एक करके कि क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं और 26B में क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। धारा 26A का उपधारा कर है कि जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर, नाली पर कार्य करने के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर जो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि प्राधिकरण से संबंधित हो या न हो या उसमें निहित हो या न हो, ऐसी अवधि के साधारण कारावास से जो 1 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है जो कि सार्वजनिक सड़क मार्ग पर नाली पर कार्य करने के सिवाय है, मतलब कि यदि कोई कार्य किया जा रहा है और उससे नाला बनाया जा रहा है तो वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि उसके अलावा कोई कार्य किया जा रहा है तो ये कह रहा है कि जैसे सीढ़ी निकाल देना हुआ या बर्जा निकाल देना हुआ या किसी प्रकार का अवैध निर्माण कर लेना हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में कह रहा है कि तब ये जो है 1 वर्ष का सजा होगा और 20,000 तक की जुर्माना होगा। अब उपधारा 3 कह रहा है कि जो कोई किसी सार्वजनिक सड़क मार्ग पर नाली पर कार्य करने या सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर ढेर लगाने के शुल्क के भुगतान पर ऐसी अवधि के दौरान जैसे अनुमति दी गई थी, भवन सामग्री रखने के सिवाय विकास क्षेत्र में किसी सड़क या भूमि में जो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, चाहे ऐसी सड़क या भूमि प्राधिकरण की हो या न हो अथवा प्राधिकरण में निहित हो या न हो, वैसी अवधि के साधारण कारावास से जो 1 मास तक का हो सकेगा, ऐसे जुर्माने से जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। ये उपधारा 3 का कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति परमिशन ले लेता है और वो सामग्री रखने के लिए परमिशन लेता है, जैसे कोई मकान बनवा रहा है तो सड़क पे ही अपने गिट्टी बालू को रखेगा, तो वो नाला के ऊपर यदि कोई ढक्कन वगैरह है या कुछ ऐसा है उसके ऊपर यदि सामान रखने के लिए अनुमति लेता है तो उसके लिए धारा नहीं कर, लेकिन उसके अलावा यदि कोई अतिक्रमण करता है, जैसे नाला के ऊपर दुकान खोल देना या किसी प्रकार का निर्माण कार्य करा देना, तो उस तरह की बात ये कह रहा है कि यदि कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है परमिशन के बाद, तब ये करे कि 1 मास का हो सकेगा उसका कारावास और जुर्माना जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा। और जो उपधारा 1 की बात कहेगी वो बता रहा है उपधारा 2 में कि वो संज्ञेय अपराध होगा। अब ये धारा 26क का जो उपधारा 4 है ये बता रहा है कि अतिक्रमण को हटाया कैसे जाएगा यदि अतिक्रमण है तो इसमें करें कि यदि वह विश्वास करने का आधार हो कि किसी व्यक्ति ने उस विकास क्षेत्र में जो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है कोई अतिक्रमण या व्यवधान उत्पन्न किया है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अतिक्रमण या अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति से यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील कर सकेगा कि उसे 15 दिनों की अन्यून ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में निर्दिष्ट की जाए अतिक्रमण या अवरोध हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाए, और ऐसे व्यक्ति द्वारा दर्शाए गए कारण यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात लिखित कारणों से ऐसा अतिक्रमण या अवरोध हटाने का आदेश दे सकेगा। मतलब उस व्यक्ति को 15 दिन की सूचना दी जाएगी, कारण बताओ नोटिस, और उस कारण बताओ नोटिस का संतोषप्रद समाधान यदि नहीं करता है कि अतिक्रमण किस कारण से हुआ है या उसके द्वारा हुआ है या किसी अन्य के द्वारा हुआ है, तो फिर ये अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाएगा विकास प्राधिकरण द्वारा।
अब इसमें जो प्रोविजो बताया गया है कि यदि कोई अतिक्रमण कमजोर वर्गों द्वारा किया गया है, अब जैसे कोई बंजारे लोग होते हैं या कोई इस तरीके के हैं जो कमजोर वर्ग इसमें डिफाइन किए गए हैं, यदि उनके द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है सार्वजनिक स्थान पे, तो उनको ऐसे नहीं हटाया जाएगा, उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उनको पुनर्वासित किया जाएगा, तब वहाँ से ज़मीन खाली कराई जाएगी। प्रोविजो यही कह रहा है कि परंतु यह कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास संशोधन अधिनियम 1997 की प्रारंभ की तिथि को या पूर्व कमजोर वर्ग से संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे ऐसी रीति और ऐसी निबंधनों एवं शर्तों पर जो विहित की जाए पुनर्वास हेतु वैकल्पिक भूमि या आवास प्रदान नहीं कर दिया जाता। उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करने के पश्चात ही उस भूमि पर से उनको अतिक्रमण के रूप में हटाया जाएगा। अब ये जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं, इसमें कमजोर वर्ग की परिभाषा दी गई है, कौन कमजोर वर्ग है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, आप बेरेट जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब उपधारा 5 में जो बातें कही गई हैं वो समापरण और कुर्की की बात कर रहा है। तो ये किस चीज़ की कुर्की की बात कर रहा है? ये कह रहे कि पुरोगामी बंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को उस कार्यवाही जैसे इस धारा में वर्णित के अतिरिक्त इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पाई गई किसी संपत्ति, ये नोट करने वाली बात है कि उस भूमि पर पाई गई किसी संपत्ति या यथास्थिति ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी चीज से अस्थायी रूप से संलग्न संपत्ति को अधिग्रहित या कुर्क करने की शक्ति होगी। तात्पर्य ये हुआ कि उस इंक्रोचमेंट को हटाने की तो एक आदेश है उपधारा 4 में, उससे जो संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है और ये विकास प्राधिकरण के लिए विधि पूर्वक होगा। उपधारा 6 में करें कि जहाँ कोई संपत्ति प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकृत या कुर्क की जाती है वहाँ वह ऐसे अधिकरण अभिग्रहण या कुर्की की सूचना प्राधिकरण को तत्काल देगा। यदि प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा उसको अटैच किया जा रहा है तो तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण को दी जाएगी। अब उपधारा 7 कह रहा है कि प्राधिकरण समापन की कार्रवाई के निष्कर्ष के लंबित रहने के दौरान अभिगृहित या कुर्क की गई संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसे वो उचित समझे, और यदि संपत्ति शीघ्र या स्वाभाविक रूप से क्षय के अधीन है या ऐसा करना अन्यथा समीच है तो प्राधिकरण विक्रय किए जाने या अन्यथा व्ययन किए जाने का आदेश दे सकेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि जो संपत्ति कुर्क की जा रही है, समर्पण की जा रही है, अगर यदि वो परेशेबल नेचर की संपत्ति है तो उसको विक्रय कर तत्काल विक्रय करने का भी आदेश दिया जा सकेगा। और उस विक्रय के साथ में यदि कोई आपत्ति की जाती है और उसके आपत्ति में निस्तारण में पाया जाता है कि नहीं संपत्ति कुर्क नहीं की जानी चाहिए थी, अपील की स्थिति में या कोई ऐसी बात है, तो उस स्थिति में कह रहा है कि जो विक्रय के आगम है उसको और प्लस जो खर्चे उसमें आनुषंगिक खर्च हुए हैं उसको काट करके जो पैसे बचते हैं उसको वापस लौटा दिए जाएंगे। ये उपधारा 8 बता रहा है कि जहाँ किसी संपत्ति का विक्रय उक्त रूप में किया जाता है वहाँ विक्रय आगम का ऐसे विक्रय के खर्च यदि कोई हो और उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक खर्च की कटौती करने के पश्चात जहाँ समर्पण का आदेश अंततः प्राधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है या जहाँ अपील में पारित किया गया आदेश ऐसी अपेक्षा करता है, दोनों कंडीशन में या तो प्राधिकरण द्वारा ऐसा आदेश ही नहीं पारित किया गया है समर्पण का और कुर्क कर लिया गया है उस अधिकारी द्वारा, उस स्थिति में या उसके अपील में, दोनों स्थिति में यदि पाया जाता है अपील में अपास्त कर दिया जाता है तो उसको उतना जो विक्रय के खर्च हुए हैं या आनुषंगिक जो खर्च हुए हैं आगम को काट करके उसको वापस कर दिया जाएगा का भुगतान उसके स्वामी या व्यक्ति को जिससे उसे अभिगृहित या कुर्क किया जाता है किया जाएगा। अब उपधारा 9 में बता रहा है कि जहां किसी संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की उपधारा 5 के अधीन की जाती है वहां प्राधिकरण ऐसी संपत्ति के समर्पण का आदेश देगा, अर्थात जो वहाँ पे किसी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है तो अब प्राधिकरण द्वारा उपधारा 9 में उसको आदेश दिया जाएगा। यही बात उपधारा 5-8 में कहा गया कि यदि आदेश नहीं दिया जाता है तो और या अपील किया जाता है तो दोनों कंडीशन में उसका पैसा वापस किया जाएगा। तो धारा 26A के उपधारा 9 में प्राधिकरण द्वारा आदेश किया जाएगा। अब उपधारा 10 बता रहा है कि किसी संपत्ति के संप्रहण का कोई आदेश उपधारा 9 के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसी संपत्ति के स्वामी या व्यक्ति को जिससे उसे अभिगृहित या कुर्क किया गया है उसको नोटिस दिया गया हो, पहला ही स्थिति है, और उसको
उस सूचना में जो समय दिया गया है उसमें प्रत्यावेदन का अवसर उसको मिला हो और मामले को सुने जाने का उपयुक्त अवसर जब तक प्रदान नहीं कर दिया जाएगा, 3 कंडीशन है, तब तक उसका समर्पण का आदेश धारा 26A के उपधारा 9 में नहीं दिया जाएगा। अर्थात विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश दिए जाने के पूर्व उसको उसके जो मालिक हैं उसको सूचना दी जाएगी। सूचना में वो समय में निर्दिष्ट होगा और उस समय के भीतर उनको प्रत्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। उचित सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यदि लगता है कि नहीं उस संपत्ति की कुर्की समर्पण की जानी चाहिए तो विकास प्राधिकरण द्वारा उपधारा 9 के तहत समर्पण या कुर्की का आदेश दे दिया जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि उपधारा 11 की इस धारा के अधीन समर्पण का कोई आदेश किसी दंड को जिसके लिए तद्वारा प्रभावित व्यक्ति अधिनियम के अधीन दायी हो सकेगा देने से निवारित नहीं करेगा। मतलब ये कह रहा है कि यदि कोई अन्य दंड का भी वो भागी बन रहा है तो उसको यह धारा निवारित नहीं कर रहा है। अर्थात कि यदि कुर्की या समर्पण कर लिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बाकी के जो अन्य अपराध किए गए हैं जो लाइबल है वो इस अधिनियम के तहत वो उससे उसको छूट मिल गई है। अर्थात कि वो अन्य जो दायित्वाधीन है उसके ऊपर अन्य धाराओं के अधीन जो कुछ भी जुर्माना या कारावास या जो कुछ भी बन सकता है अन्य धाराओं में वर्णित किया गया है वो सब कुछ इसको दिया जा सकता है। अब उपधारा 12 ये कह रहा है कि उपधारा 9 के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसको ऐसे आदेश की सूचना की तिथि से 1 माह के भीतर उसके विरुद्ध जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकेगा। जिला न्यायाधीश अंतिम अथॉरिटी है। जो भी विकास प्राधिकरण द्वारा अपील आदेश किया जा रहा है उसकी अपील जिला न्यायाधीश के यहाँ होगा। और उपधारा 13 कह रहा है कि या तो उस अपील की पुष्टि की जाएगी, आदेश का पुष्टि कर दिया जाएगा या उपांतरण कर दिया जाएगा या उसको अपास्त कर दिया जाएगा, जैसा वो ठीक समझे। और ये अंतिम होगा, जिला न्यायाधीश का जो आदेश होगा वो अंतिम होगा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने धारा 26A में पढ़ा। और जो 26B है वो जो उपधारा 4 अभी हम लोगों ने देखा अतिक्रमण को हटाने की बात, उस हटाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है किसी प्राधिकरण के आदेश से या उस व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के द्वारा तो इसमें रेमेडी की बात कही गई है, वो धारा 26B में बताया गया है। उसको देख लेते हैं। धारा 26A की उपधारा 4 के अधीन अवरोध या अतिक्रमण हटाए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे हटाए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर या तो प्राधिकरण या तो हटाए जाने का आदेश देने वाले अधिकारी के या दोनों के विरुद्ध प्रतिकर या प्रत्यास्थापन या दोनों के लिए और ऐसे अधिकारी को इस प्रकार हटाए जाने के कारण कारित हानि के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी बनाए जाने के लिए दावा कर सकेगा। ये जिला न्यायाधीश के यहाँ व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर या तो पुनर्वास के लिए, चूंकि उसको हटा दिया गया है, या उसे व्यथित है जैसे प्रतिकर पाने के लिए, पुनर्वास के लिए, या उसको व्यक्तिगत रूप से दायी बनाने के लिए जो प्राधिकारी है, ये तीनों कंडीशन में वो दावा कर सकेगा और जिला न्यायाधीश के यहाँ 30 दिन के भीतर इसकी अपील कर सकेगा। और ये कह रहा है कि उपधारा 2 के उस क्षेत्र पर या जहां से अवरोध या अतिक्रमण हटाया गया है, जैसे धारा 26 क की उपधारा 4 में वर्णित है, क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय को इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिकरण होगा। ये क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। उपधारा 2 की किसके यहाँ अपील की जाएगी, तो वो अधिकरण होगा जिला न्यायाधीश का, उनके यहाँ अपील की जाएगी। और ये भी बता रहा है उपधारा 3 की जो उसमें अवार्ड दिया जाएगा वो डिक्री माना जाएगा। किसी प्रतिकर के भुगतान के लिए या किसी स्थावर संपत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री होना माना जाएगा और इस प्रकार निष्पादन योग्य होगा। और इसके उपधारा 6 में करा कि अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा। अब इसमें जो उपधारा 3 का प्रोविजो है ये कह रहा है कि परंतु यह कि यदि अधिकरण किसी अधिकारी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से प्रतिकर अधिनिर्णय करता है तो प्राधिकरण का संबद्ध अधिकारी के वेतन या अन्य शुद्धियों से धनराशि वसूला जाएगा और उसके दावेदार को संगत करना कर्तव्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी को दावे में नामित किया जाता है और जिला न्यायाधीश द्वारा अवार्ड किया जाता है अधिकरण द्वारा उस विक्टिम के फेवर में, तो उस प्राधिकरण द्वारा इसका प्रतिकर दायी नहीं होगा, उस व्यक्ति द्वारा दायी होगा जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। और ये उपधारा 4 कर रहा है कि अधिकरण के समक्ष कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 193 एवं 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। और उपधारा 5 में
ये बताया गया है कि जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो सिविल प्रक्रिया संहिता के में दिए गए व्यवस्थाओं के अनुरूप जिला न्यायाधीश उसकी प्रक्रिया को अपनाएंगे। जैसे कि समन किया जाना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी स्थानीय निरीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, या किसी विधिपूर्वक करार, समझौता या समाधान को अभिलिखित करना, या उसके अनुसार आदेश देना, या कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए। इन सारे चीज़ों को जो धारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में व्यवस्थाएं दी गई हैं वो प्रक्रिया का, वो सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि धारा 26A और 26B में क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूं, और पुनः मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए